हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, बहुत ही बारीकी से इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या चिन्ह परिपाटी, ठीक, इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को समझिए, इन नियमों को। यहाँ तो मैंने सिर्फ लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। ठीक, बाकी आप लोग सबसे पहले इस डायग्राम को अगर समझ लिए तो आप पूरा समझ लीजिए, समझ गए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं। ये क्या है, आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है। सबसे पहला नियम आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि मैं पूरा डायग्राम क्या बना रखा हूँ। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, और यहीं पे क्या होता है, एक फोकस होता है, मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं। वक्रता केंद्र भी इसी जो आपकी मुख्य अक्ष लाइन खींची हुई है इसी में क्या होता है, वक्रता केंद्र भी होता है। तो सारा कुछ आप लोग इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा है। ठीक, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, नियमों को समझते हैं। चलो देखिए, सबसे पहला नियम क्या है कि अगर कोई दर्पण है तो उस पर जो प्रकाश किरण आपतित होंगी। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग अगर कोई भी डायग्राम खींचते हैं तो एक दर्पण बनाते हैं, जिससे क्या, और उस दर्पण में क्या होती है, प्रकाश किरणें आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद उसका इमेज बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर उसमें प्रकाश किरणें आपतित किस तरफ से करानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहला नियम यही कहता है कि जो दर्पण में आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणें सदैव किधर से, दर्पण के बाईं ओर से आपतित होंगी। ठीक, पहला नियम क्या है, दर्पण पर सभी प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होंगी। इसका क्या कहने का मतलब कि अगर ये दर्पण है, ये इसका क्या है, बायां साइड है, और ये क्या है, दाहिना साइड है, तो हम प्रकाश किरण दाईं साइड से कभी भी आपतित नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो किधर से, बाईं साइड से आपतित होंगी। ठीक, क्लियर पहला पॉइंट। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर हमको कोई दूरी मापनी है, दूरी मान लीजिए हमने कह दिया आपको कि वस्तु जो है वो दर्पण से कितना 5 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो आपको अगर हमने मापने के लिए कह दिया तो कोई उसको वक्रता केंद्र से मापने लगेगा, और कोई उसको फोकस से नापने लगेगा, और कोई ध्रुव से। ठीक, तो ये सारे जो पॉइंट हैं जो गलत होने के चांसेस हैं, इनको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक नियम क्या बना कि जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सभी की सभी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, मतलब इस पॉइंट P से मापी जाएंगी। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट कि मतलब सदैव सदैव जितनी भी दूरियां दर्पण के चाहे दाईं ओर की हों या बाईं ओर की हों, वो कहाँ से नापी जाएंगी, वो कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि देखिए यहाँ पर लिखा गया सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दर्पण के ध्रुव से P पॉइंट से क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रख दिया, तो अब आपको मापने में क्या होगी, आसानी होगी कि अगर इसको कोई कहे तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है। क्लियर हुआ। अब ये नहीं कि अब अगर कोई वस्तु दर्पण के दाईं ओर है तो भी हम यहीं से मापेंगे, अगर बाईं ओर है तो भी हम यहीं से मापेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है, तथा दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ये दर्पण का क्या हुआ, बायां साइड हुआ, और ये दर्पण की इस साइड जो है ये क्या हुआ, दाहिना हुआ। ठीक, तो देखिए कोई भी दूरी अगर हम नापेंगे किधर, ध्रुव से, इस पॉइंट P से अगर हम इस साइड में नापेंगे तो दूरियां क्या होंगी, वो दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। क्यों, अब देखिए अगर हम कोई भी दूरी कहाँ से, इस पॉइंट P से मापते हैं तो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और अगर कोई भी हम दूरी क्या करते हैं, इस पॉइंट P से दाईं ओर मापते हैं तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर तथा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और नीचे की ओर वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि देखिए
ये क्या है, आपकी जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो अगर हम कोई भी वस्तु रखी है, अगर हम उसकी लंबाई को मापेंगे, तो अगर वस्तु ऊपर की ओर रखी है, अगर हम ऊपर की ओर लंबाई को माप रहे हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम उस लंबाई को नीचे की ओर माप रहे हैं, चाहे वस्तु हो या फिर क्या वो प्रतिबिंब भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर वस्तु रखा है, इसका इमेज हो सकता है नीचे बने, ठीक, तो प्रतिबिंब भी हो सकता है। अगर नीचे हम कोई माप रहे हैं, ठीक, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, तो वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, कुछ मेन पॉइंट क्या है कि अगर यूवीएफ की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब निगेटिव होती है, किस दर्पण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी, तो जो उत्तल दर्पण में क्या फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? अब इसका भी रीजन समझिए आप लोग। देखिए ये क्या बना हुआ है, अवतल दर्पण। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, उत्तल दर्पण कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, अब अगर हम इसका मुख्य अक्ष खींचें तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वक्र, यहाँ पर फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसका कुछ वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो आप बताइए जरा कि फोकस दूरी अब इसकी क्या होनी चाहिए। हमने अभी बताया कि ध्रुव से ये क्या हुआ, इसका ध्रुवीय हुआ। अगर इसके हम दाहिने साइड में कोई भी दूरी मापेंगे तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी किधर, इधर ही तो होगी इसकी फोकस दूरी। तो ये क्या होता है, दाहिना साइड हुआ। तो दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसलिए उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक, और अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहीं पर इसका इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र भी होता है। तो इसकी फोकस दूरी क्या, जो इसका फोकस होता है किस साइड होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, अब अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। अभी मैंने बताया कि अगर इसके हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये इसका जब सेंटर इधर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, दाईं ओर होगी। और दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, सभी की सभी धनात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसका क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है। ठीक है, बाईं साइड में होता है इसका वक्रता केंद्र। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, बाईं ओर होगी। इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ध्रुव के बाईं ओर की मापी गई क्या दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी के नियम में बता दिया। अब देखिए, वस्तु की दूरी, अगर हम वस्तु की दूरी देखें तो क्या होगी कि ऋणात्मक होती है। अब देखिए, कोई भी अगर दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वस्तु क्या होगी। अब देखिए, उसमें क्या हमने अभी एक पॉइंट बताया कि आज जो भी प्रकाश आपतित होगा वो क्या होगा, बाईं ओर से आपतित होगा। तो मतलब वस्तु भी क्या होगी, बाईं ओर ही रखी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके बाईं ओर क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, इस दर्पण के बाईं ओर हमने क्या किया, वस्तु को रखा। तो बाईं ओर की दूरियां क्या, बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, चाहे तो ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हम क्या करते हैं, दोनों में वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में बाईं ओर रखते हैं और अवतल दर्पण में बाईं ओर रखते हैं। ठीक, तो दूरियां क्या हो जाएंगी, दोनों की ऋणात्मक हो जाएंगी। बाईं ओर की क्या होती है दूरियां, क्या होगी, ऋणात्मक होती हैं। ठीक, तो ये दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक, दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर हम कोई भी, ये आपको काम कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, अब देखिए, अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब देखो, उत्तल दर्पण में एक पॉइंट क्लियर कर लेना आप लोग कि उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनता। ठीक है, उसमें हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर कट मार दिया है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। अब अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, हमेशा क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। वो क्यों, क्योंकि देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण से क्या होता है, बाईं ओर बनता है। क्या होता है, बाईं ओर बनता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश किरण इसमें गई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस पर आएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण भी जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं कट करेंगी एक दूसरे को। तो किधर कट करेंगी भाई, दर्पण के बाईं ओर कट करेंगी ना। तो बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब देखिए, अगर आभासी प्रतिबिंब की हम बात करें तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव के दाहिनी ओर बनता है। हमेशा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर बनता है।
दर्पण के ध्रुव से क्या होता है, दाईं ओर बनता है, ठीक। तो इसलिए उत्तल दर्पण का, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों अगर कभी भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा कहाँ बनेगा, दाईं ओर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कैसे, तो देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, कोई मतलब ही नहीं इससे। अगर हम बात करें क्या अवतल लेंस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, बाईं ओर बनता है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और अगर आभासी प्रतिबिंब की हम लंबाई की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के दाहिनी साइड बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों की दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट। तो आई होप आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, ठीक। तो देखिए जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो, ठीक, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आर होती है, ठीक है। तो एफ बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, r/2। अब ये सारे फार्मूले जो मैंने लिख रखे हैं ये काम आपके कहाँ पे आएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूले के आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोग इन सारे फार्मूले को क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक। तो चलिए अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, देखो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2 होता है, मतलब f बराबर r/2, ठीक। दूसरा क्या होता है, दर्पण सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 विकल्प जिसमें दिए रहेंगे, ठीक है, उसमें से पूछेगा कौन सा दर्पण के लिए सही सूत्र है, ठीक। तो आपको बताना क्या है, दर्पण के लिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर हुआ। देखिए जो f होता है आपका क्या होता है, फोकस दूरी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी होती है, और जो u होता है ये क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। और जो v होता है ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये भी कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। जैसा कि हमने पिछले अभी बताया है आपको कि चिन्ह परिपाटी के नियम में कि सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस आए ये सारी की सारी कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। क्लियर हुआ। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या करती है कि जैसे अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्लस या माइनस होती रहती है, ठीक है, UVF की वैल्यू, ठीक। तो आप लोग उसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए जो आपने क्या, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, एक मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक। ये क्या है आपका, एक मुख्य अक्ष है, ठीक। यहाँ पर क्या एक वस्तु रखी है, ठीक, जिससे क्या प्रकाश किरण गई और टकरा करके ऐसे गई और यहाँ से गई, इस प्रकार से कुछ ऐसे कट की, यहाँ पर मान लीजिए इसका क्या प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, देखो वस्तु की लंबाई क्या, ये हुई, ये वस्तु की लंबाई हमको मापनी है, ठीक, जिसको हम लोग क्या h से, वस्तु की लंबाई क्या होती है, h होती है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है h डैश होती है, ठीक है। ये तो इन दोनों के क्या अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। देखिए अगर मान लीजिए कि जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या है, h है, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, h डैश है, देन जो फार्मूला आपका होता है वो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर, इसको देखो जो रेखीय आवर्धन होता है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, m से। जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो क्या h डैश होती है, ठीक, जो वस्तु की लंबाई होती है वो क्या होती है, h होती है। क्लियर हुआ। तो देखिए जो रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश अपान h, ये क्या होता है आपका रेखीय आवर्धन होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट और सारे फार्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।